हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष डीएलएड के शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का तीसरी और अंतिम इकाई। जी हां स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर पे कुल 5 वीडियोस ला चुके हैं, जिसमें हमने हर इकाई की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अलग वीडियो और उसके बाद फिर हमने बात की है किसकी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ये जो इकाई है कुल 23 अंकों की है। इकाई 3 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एवं समाज, कुल 23 अंकों की है। तो इस एक इकाई से आपको 23 अंक मिल सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपको इस पूरे कोर्स के यानी फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स, सेकंड ईयर का पूरा कोर्स, जिसका भी आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, जहां आपको बहुत ही कम दाम में सारे विषयों के नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चैनल पे आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिलेगी, चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्रत्येक विषय का अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको अंक विभाजन बता दूं कि पूरी इकाई है 23 अंकों की। कितने अंकों की? 23 अंकों की। और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 23 अंक विभाजित है इस पूरी इकाई से, तीसरी इकाई से। इकाई का नाम है जेंडर, स्कूल एवं समाज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो सबसे अगला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी इकाई का, वो देखिए कि निःशक्तता का अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के प्रावधानों को समझाइए। यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, निःशक्तता अधिनियम जो बना था 1995 में, उसमें कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से नियम कानून रखे गए थे निःशक्त जनों के लिए। यानी वो व्यक्ति जो अपंग होता है, विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, उस व्यक्ति के लिए उसकी सुरक्षा, उसके विकास, उसके हित के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। तो कौन कौन से नियम कानून थे, चलिए देखते हैं। तो पहली बार नियम बनाया गया 1995 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट, निःशक्तता अधिनियम, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। कौन सा पहला प्रावधान? अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना। अक्षमता यानी कोई व्यक्ति कितना अक्षमता है, यानी उसमें कितना वो अक्षम है। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक कान से नहीं सुन सकता तो विकलांग की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, विकलांगता की श्रेणी में रहेगा या नहीं रहेगा, निःशक्तता की उसकी श्रेणी क्या है, किस हिसाब से उसको सुविधाएं मिलेंगी, ये पहले तय किया जाएगा। ठीक, दूसरा, समिति का निर्माण होगा। एक ऐसी समिति का निर्माण होगा जो निःशक्त जनों के भले के लिए, विकास के लिए, उद्धार के लिए कार्य करेगी। तीसरा, पृथक शैक्षिक व्यवस्था, यानी कि विकलांग और निःशक्त जनों के लिए अलग से शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए अलग से, विकलांगों के लिए स्कूल खोलना, उनके अलग से शिक्षक लगाना, अलग से पाठ्यक्रम बनाना, ये सब किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की परिस्थिति बनाई जाएगी। उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा निःशक्त जनों को? जैसे आपने देखा होगा, उन्हें आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में, है ना, और तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आरक्षण की व्यवस्था, यात्रा संबंधी सुविधाएं, बसों में सीट रिजर्व कर देना उनके लिए, और जहां पे वो यात्रा करते हैं रेलवे स्टेशन या बैंक में, उनके लिए स्लाइड बनाना ताकि वो व्हील चेयर से भी जा सके, है ना। और उपकरण, यानी कि जो निःशक्त जन है उनके लिए उपकरण बनाना, कान की मशीन, बैसाखिया, व्हील चेयर, कृत्रिम हाथ है, नकली हाथ और पैर, ये सब जो सुविधाएं हैं, इनके उपकरण बनाने की, ये भी किसका, इसी अधिनियम में शामिल था कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। फिर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं कि निःशक्त जनों के स्वास्थ्य के संबंधित कुछ नई नई सुविधाएं लाई जाएंगी, उनको फ्री में दवाइयां उपलब्ध कराएंगे, फ्री में उनको इलाज मिलेगा मुफ्त में। ये सारी सुविधाएं जो हैं इस पीडब्ल्यूडी एक्ट के में ही डिसाइड कर दी गई थी। यानी 1995 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, जो निःशक्तता अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ये सारी बातें शामिल की गई थी। कौन कौन सी बातें? अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना, समिति का निर्माण करना, पृथक शैक्षिक व्यवस्था, रोजगार के अवसर, आरक्षण की व्यवस्था, यात्रा संबंधित सुविधाएं, उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें जो है उनके लिए लिखी गई थी, उनके लिए शामिल की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निःशक्त जनों के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट में, नियम में क्या क्या बनाया गया था। ठीक है, अगर आपको लिखना कैसे, तो पहले लिखिए अक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना, डैश कीजिए, तो उसमें लिखिए कि इस प्रावधान में था कि अक्षमता यानी जो निःशक्त जन है कितने अक्षम है, कितने सक्षम नहीं है, उस बात को यहाँ पर परिभाषित करना लिखा गया था। नंबर 2, समिति का निर्माण, निःशक्त जनों की भलाई के लिए, विकास के लिए एक समिति का निर्माण किया जाएगा। इसका भी प्रावधान पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में लिखा गया था। ऐसे करके आप सबको एक्सप्लेन करेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। 5 नंबर के लिए आएगा तो पूरे को एक्सप्लेन कीजिए, 4 नंबर के आया तो 4-5 को एक्सप्लेन कीजिए, 3 और 2 नंबर के लिए आया तो 1-2 को एक्सप्लेन करके पूरा लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में जेंडर में शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को बतलाइए।
भारत में जो जेंडर शिक्षा होती है यानी लड़का लड़की की जो शिक्षा होती है उसमें कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका सवाल यहाँ पूछा गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो भारत में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों उसमें से एक है अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं। हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास से बहुत कुप्रथाएं हैं। कि कैसी कुप्रथा कि बालिकाएं जो होती हैं उनका बाल विवाह हो जाना चाहिए छोटी उम्र में, वो जो है पराया धन होती हैं, उन्हें दूसरे घर ही जाना होता है, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने लिखने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इस तरह की जो कुप्रथाएं और धारणाएं हैं ये समाज में गलत है। ठीक है, फिर उचित धारणा का अभाव, हमारे यहाँ सही धारणा नहीं है। हमारे यहाँ क्या सोचते हैं कि लड़कियां वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, लड़के वंश को आगे बढ़ाएंगे तो लड़कियों की जरूरत नहीं है समाज में, या लड़की नहीं होना चाहिए, यानी एक लड़का जो होना ही चाहिए कम से कम वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो गलत धारणाएं हैं वो समाज में बाधक बनती हैं जेंडर शिक्षा में। अपव्यय का प्रभाव, यानी बहुत अपव्यय गलत खर्च होता है, यानी छात्रों जो छात्र होती है, बालिका जो छात्राएं होती हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते ही नहीं है, आगे की पढ़ाई नहीं कराते, उन्हें लगता है कि किसी लड़की को पढ़ा के पैसा ही खर्च होगा, अपव्यय होगा, यानी इसको पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाई के बाद इसकी शादी हो जाएगी तो दूसरे के घर चले जाएगी, तो इसको पढ़ा लिखा के कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचते हैं माँ बाप। ठीक है, और उसके बाद बालिका विद्यालयों का अभाव, हमारे यहाँ समाज में, हमारे क्षेत्र में, देश में बालिका विद्यालयों की कमी है, यानी कन्या विद्यालय लड़कियों के लिए स्कूल की कमी है, जिस कारण से माँ बाप जो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए उन विद्यालयों में नहीं स्थानांतरित कर पाते हैं, जिस कारण से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। और अगर कहीं है भी तो वहां पे भाई बालिका जो शिक्षिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए जो शिक्षिकाएं हैं, मेल टीचर नहीं फीमेल टीचर की बात हो रही है यहाँ पर, जो फीमेल टीचर हैं, टीचर्स है, मैडम लोग हैं, उनकी भी कमी है। यानी अब बालिका पढ़ती नहीं है तो शिक्षिकाएं कैसे बनेंगी, यही सबसे बड़ी बात है ना। तो इन दोनों की कमी के कारण जो है आगे की उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम की कमियां, हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है व्यवहारिक ना होके, सामाजिक ना होके, बस किताबी वाला पाठ्यक्रम है, उससे ज्यादा सीख नहीं पाते समाज में, इसकी भी कमी है। निर्धनता का प्रभाव, हमारे देश में गरीबी बहुत है, तो गरीब माँ बाप जो है वो अपने 3-4 बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या सोचते हैं कि घर में अगर पढ़ाई कराना जरूरी है तो अगर लड़का और लड़की है तो लड़के को पढ़ा लेते हैं, लड़की को बाद में पढ़ाएंगे, या लड़की को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे भी करके उसे लड़के को पढ़ा पाते हैं मुश्किल से। निर्धनता के कारण भी कई बार बालिकों की पढ़ाई छूट जाती है। और सामाजिक पिछड़ापन, समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं जैसे कि दलित, शोषित, वंचित जो वर्ग है, वो वर्ग का पिछड़ापन भी कारण है, जिम्मेदार है किसके लिए, पढ़ाई ना हो पाने के लिए या बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाई के लिए। तो ये सारे कारण जो है उत्तरदायी हैं। कौन कौन से? अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं, उचित धारणा का अभाव, अपव्यय का प्रभाव, बालिका विद्यालयों का अभाव, शिक्षिकाओं का अभाव, साथ ही साथ पाठ्यक्रम की कमियां, निर्धनता का प्रभाव और सामाजिक पिछड़ापन, ये कारण है। अगर आपको पूछा तो आपको क्या लिखना है? समाज में जेंडर शिक्षा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं, डैश दीजिए, उसमें लिखिए कि हमारे समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं का प्रचलन है, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 लिखिए, उचित धारणा का अभाव, हमारे समाज में जो है उचित धारणा का क्या है? अभाव है। हमारे समाज में उचित धारणाएं नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग हैं, माँ बाप हैं, वो थोड़ा गलत सोचते हैं। उनकी धारणा ऐसी है कि लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करना, जब लड़की घर छोड़ के चली जाएगी, पराया धन है, तो उसको नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ दूषित सामाजिक परंपराएं भी हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख नहीं पा रहे और उनकी पढ़ाई अधूरी छूट जाती है। ये सारी बातें जो हमारे समाज में, ठीक है, पाठ्यक्रम की कमियां, निर्धनता का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, ऐसे करके आप एक एक का ऐसा लिखिए, उसको 4 लाइन में, 3 लाइन में एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ के 3-4 लाइन में उसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। तो ऐसे 5-6 को डिस्क्राइब कर दीजिए, आपका 4 नंबर 5 नंबर के लिए पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति किस प्रकार है? मतलब लड़का लड़की को किस नजर से देखा जाता है, उनकी स्थिति क्या है? लड़की ज्यादा मजबूत स्थिति में है या लड़का ज्यादा मजबूत स्थिति में है? जेंडर की स्थिति क्या है उसकी बात यहाँ बताई गई है। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय समाज में जेंडर की स्थिति निम्नलिखित प्रकार की है, डैश दीजिए। फिर नंबर 1, पुरुषत्व प्रधान समाज, यानी पुरुष प्रधान समाज। देखिए उसमें लिखेंगे कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, यानी पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को नहीं। महिला की बात को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही साथ महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रहने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से सारी बातें हैं, ये लिखेंगे आप। दूसरा, स्त्री तत्व की उपेक्षा, हमारे यहाँ महिलाओं को, स्त्री को उपेक्षित रखा जाता है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, घर के बड़े फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा जाता, या बड़े सारे फैसले पुरुष ही लेते हैं, महिलाएं नहीं।
तीसरा, धार्मिक साहित्य का प्रभाव। हमारे यहाँ कई सारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें महिलाओं को गलत दिखाया गया है, उनके साथ कुप्रथाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज में बुर्का होता है, हिंदू समाज में दहेज प्रथा या फिर क्या कहते हैं उसको बुर्का घूंघट प्रथा या सती प्रथा होती है। तो ये जो है थोड़ा गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। चौथा, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी जो बालिकाएं हैं उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी निगेटिव पॉइंट है, यानी बालिकाएं जो होती हैं वो समाज के ऊपर बोझ हैं, वो वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, बालिकाओं के ऊपर पढ़ाई में जो खर्च होगा वो बेकार है, वेस्ट है, ऐसा समझना जो है ये गलत दृष्टिकोण, गलत मानसिकता जो है ये बालिकाओं के लिए गलत है। फिर दूषित सामाजिक परंपराएं, हमारे कई ऐसी परंपराएं हैं जो बुरी हैं, जैसे कि लड़कियों को घर छोड़ना पड़ता है, दहेज प्रथा होती है, और लड़कियों को कई जगह पर जैसे मस्जिद में नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या कुछ ऐसा भी अपने अपने धर्म का परंपरा है, हम गलत सही नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं जो महिलाओं को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए मना होती है, पुरुषों के लिए नहीं। तो ये सारे कारण हैं। उसके बाद नारी सम्मान का अभाव, हमारे समाज में नारी को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, नारी को उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, नारी को इग्नोर किया जाता है, उसे उपेक्षित किया जाता है, उसको ज्यादा सम्मान नहीं मिलता, उसे पुरुष से नीचे रहने के लिए, दबकर रहने के लिए कहा जाता हमेशा। संघर्ष शक्ति का अभाव, और हमारे यहाँ महिलाओं में संघर्ष शक्ति का अभाव है, यानी महिलाएं अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती, महिलाएं अपने हक के लिए लड़ नहीं पाती, ये गलत है। उसके बाद नारी की संकीर्ण सोच, हमारे समाज में नारी की सोच भी थोड़ी सी संकीर्ण है, यानी कि छोटी सोच है, गलत सोच है। महिलाएं सोचती हैं कि उनका काम ही चूल्हा चौका करना, तो ये गलत सोच है। जो महिला ऐसा सोचती है कि हमारा ही काम गलत है, वो नहीं, ऐसा नहीं, हम इसी के लिए बने हैं। लड़कियां पराया धन होती हैं, सिखा दिया जाता है बचपन से, और वो लड़कियां मान भी लेती हैं, तो ये गलत है, किसी नारी को ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ये सारे जो कारण है ये दिखाते हैं कि भारत में जेंडर की स्थिति किस प्रकार है। कौन कौन से कारण? पुरुष तत्व प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, स्त्री तत्व की उपेक्षा, धार्मिक साहित्य का प्रभाव, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, दूषित सामाजिक परंपराएं, नारी सम्मान का अभाव, संघर्ष शक्ति का अभाव, नारी की संकीर्ण सोच, ये सब कारण है इसके लिए, समाज में जो बुरी स्थिति है जेंडर की उसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाज में स्त्रियों की पहचान एवं प्रधानता पर निबंध लिखिए। भाई समाज में स्त्रियों की पहचान क्या है? एक स्त्री एक माता के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक बहन के रूप में अपना पहचान बनाती है। ये भूमिका उसे निभानी पड़ती है। तो आपको लिखना पड़ेगा, स्त्री एक पत्नी के रूप में, स्त्री एक माता के रूप में, स्त्री एक बहन के रूप में, है ना। तो इस प्रकार सबको लिखना पड़ेगा, ठीक। और उस पर उसकी प्रधानता है कि नहीं है उस पर थोड़ा लिखना है। तो इन सब पॉइंट्स को मिला के आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगला, समाज में जिस तरह स्त्री का प्रधानता है वैसे पुरुष की प्रधानता, समाज में पुरुष की पहचान एवं प्रधानता को विस्तार से समझाइए। समाज में पुरुष क्या क्या रोल निभाता है? पुरुष भाई एक बेटा होने का फर्ज निभाता है, एक पिता होने का, और साथ ही साथ एक पति होने का और एक भाई होने का भी फर्ज निभाता है। तो पुरुष जो इन अलग अलग रोल को, फर्ज को निभाता है, तो उसकी पहचान कैसे है? पुरुष पिता के रूप में, पुरुष बेटे के रूप में, पुरुष पति के रूप में, ऐसा आपको लिखना है। उसके अंदर कुछ लाइनें लिखनी है और बताना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मिला जुला के आप लिख सकते हैं। ये सब 4 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो छात्रों चलिए हम बात कर लेते हैं अन्य 3-4 और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 5, 4 और 3 अंकों के लिए। तो चलिए उनकी बात हम करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य बतलाइए। भारत की जो पुनर्वास परिषद है, यानी जो फिर से विकलांग जो समाज से निष्कासित है उनके उद्धार के लिए, उनको फिर से पुनर्वास के लिए, उनको फिर से समाज में बसाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहला है अक्षम बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। यानी जो बच्चे अक्षम हैं, यानी कि जिनको घर वालों ने छोड़ दिया है, जो विकलांग है, जो समाज में उपेक्षित नजरों से देखे जाते हैं, उनको कैसे पुनर्वास, यानी कैसे उनकी व्यवस्था की जाए कि वो फिर से रह सके समाज में। उनको विकलांगों के अलग से स्कूल, अलग से घर, अलग से उनके लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये सब करके। दूसरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों की तैयारी करना। यानी ऐसे कार्यक्रम जो अक्षम बच्चे, निःशक्त जन बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए नए नए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जैसे कि उनके स्वागत की तैयारी, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, उनको विकलांगता के उपकरण देना, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो कृत्रिम हाथ लगवाना, किसी को कम सुनाई आता है तो कान की मशीन प्रदान करना। ये जो योजना है इस प्रकार की तैयारी करना। तीसरा, अक्षमता युक्त व्यक्तियों की सहायता। जो व्यक्ति अक्षम है उनकी सहायता के लिए दूसरों को प्रेरित करना, खुद भी सहायता करना, साथ ही साथ उनके लिए योजनाएं बनाना। और देखिए
एक एक रूपता एवं प्रभावशीलता लाना, समाज में अक्षम और सक्षम इन दोनों व्यक्तियों के रूप में, इन दोनों के में एक समानता लाना कि जो अक्षम है, जो निःशक्त है, वो किसी तरह से अलग नहीं है, वो भी उनके ही तरह ही है, बस थोड़ी सी शारीरिक अक्षमता है उसमें, लेकिन वो भी समाज का ही अधिकार है, वो भी समाज में रहने का अधिकारी है और वो भी हमारे ही समाज का भाग है, उसको भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए तैयारी करना, कार्य करना, साथ ही साथ डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान करना, जो अक्षम बच्चे हैं, जो अक्षम व्यक्ति हैं, उनको डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करना, उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम देखना और उन्हें इस तरह से डिग्री प्रदान करना ताकि वो भी आगे चल के किसी न किसी रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाए। तो ये हो गया कि भारत की जो पुनर्वास परिषद है वो क्या करेगी इनके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुनर्वास परिषद वाला क्वेश्चन ये आ सकता है, पहले भी पूछ चुका है, इस बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य बताइए। जो निःशक्त जनों का राष्ट्रीय संस्थान है उसका क्या कार्य है, जो संस्था बनी हुई है जो विकलांग लोगों की देखभाल करती है, उस संस्था के कार्य क्या है वो बतलाइए। तो उस संस्था के कार्य देखिए, विकलांगता को रोकना, इस संस्था का कार्य है कि विकलांगता को रोका जाए। जैसे पोलियो बीमारी से विकलांग होते हैं तो पल्स पोलियो अभियान चलाना, जिसमें घर घर जाकर संडे को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना, बच्चे अगर नहीं आ रहे तो उनके घर तक जाना, कार्यक्रम चलाना, अनाउंसमेंट करवाना ताकि बच्चों को पोलियो ना हो, विकलांगता ना हो। विकलांगों का कल्याण, और जो पहले से विकलांग हो चुके हैं उनके लिए कल्याणकारी योजना चलाना, उनकी मदद करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, है ना, ये सारी चीजें। तीसरा, आरक्षण की व्यवस्था, जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, उन्हें सरकारी नौकरियों में क्या दिलाना, उन्हें आरक्षण दिलाना, उनके लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित करा देना। ठीक है, विकलांगता को परिभाषित करना कि किसको विकलांगता कहेंगे, कौन सा व्यक्ति विकलांग है और कितने प्रतिशत तक का है, इसकी परिभाषा तय करना ताकि इसको विकलांगता के नियमों का लाभ मिल पाए। साथ ही साथ संबंधित सुझाव, जो भी संस्था विकलांगता से जुड़े हुए हैं, सुधार में कार्य कर रहे हैं, उनको सुझाव देना, उनका मार्गदर्शन करना, वो भी किसका काम है, निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों का ही कार्य है। और हो गया साहित्य एवं सामग्री का निर्माण करना, ऐसे साहित्य और सामग्री का निर्माण करो जो विकलांगता को दूर करती हो, उसको सहायता प्रदान करती हो। ऐसी किताबें लिखना जो किताबें बताएं कि समाज में जो विकलांग लोग हैं उनको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं सीढ़ी चढ़नी है और कोई व्यक्ति विकलांग है बैसाखियों के सहारे, हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये सारे जो है उन निःशक्त जनों के राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य हैं जो निःशक्त जनों के लिए किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में जेंडर समानता के लिए किए जाने वाले प्रयास बताइए। कक्षा में स्कूलों में कक्षा में जेंडर समानता आ जाए, यानी कि अगर कक्षा में 20-25 लड़के हैं तो 20-25 लड़कियां रहें, कम से कम 20 लड़कियां रहें, ऐसा नहीं कि 50 लड़के और 10 लड़कियां हैं सिर्फ। तो जेंडर समानता रहे कक्षा में, जितने बालक पढ़ रहे उतनी बालिकाएं पढ़नी चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं, वो पूछेगा आपसे। ऑलरेडी आप जानते हो, बहुत सारा लिख सकते हो, मैं कुछ यहाँ बतला देता हूँ इंपॉर्टेंट। बालिकाओं का दाखिला, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं का दाखिला होना चाहिए, कम से कम फीस रखनी चाहिए, उन्हें ज्यादा स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि बालिकाओं का दाखिला हो पाए। और ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति, गांव में माँ बाप जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो बालिकाएं हैं वो सिर्फ एक महिला शिक्षक से पढ़ें जो उनकी परेशानी समझ पाए, उनके साथ मिलजुल कर पढ़ा पाए। इसलिए गांव वाले क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाएगी, महिला शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो क्या हो सके, माता पिता बिना संकोच के दूसरी शिक्षिका के हाथ में अपने बच्चों को सौंप कर पढ़ाई के लिए जा सके, है ना। तो ग्रामीण अध्यापिकाओं की नियुक्ति, छात्रावास की सुविधा, जिन माँ बाप का दूर तक नहीं भेज सकते स्कूल में, वहां छात्रावास की सुविधा देना ताकि छात्रावास में रहकर, हॉस्टल में रहकर बालिकाएं शिक्षा ले सके। और छात्रावास में तरह तरह की सुविधा, फर्नीचर, कमरा, बेड, है ना, खाना, भोजन, इन सब की सुविधा मिलनी चाहिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान, यानी कि TLC, टोटल लिटरेसी करिकुलम, जी हाँ, संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाना जिसमें हर एक प्रत्येक बच्चा, लड़का हो या लड़की, सभी को शिक्षण प्राप्त हो, सभी लोग साक्षर बने, ऐसा अभियान चलाना। साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था करना यहाँ भी, क्योंकि जो बालक है, बालिका है, खासकर बालिकाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देना कि इन 50 सीटों पर हमेशा बालिका ही आएंगी। मान लीजिए किसी कक्षा में 100 सीट है तो 100 में से 50 पे बालिकाओं का ही एडमिशन होगा, उसके बाद जो बचेंगे उस पे बालकों का एडमिशन हो सकता है। तो इस प्रकार के कार्य करना, इनसे ही क्या हो पाएगा, बराबरी आ पाएगी, जेंडर समानता आ पाएगी कक्षा में, विद्यालयों में, स्कूलों में, समाज में। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन, जहां से आपको 5 नंबर, 4 नंबर,
3 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। साथ ही साथ 1 नंबर के जो प्रश्न पूछेंगे उसके ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। और भी आप सारे नोट्स वीडियो लेक्चर चाहते हैं एकदम डिटेल में, तो आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके बहुत ही कम दाम में कोर्स पूरा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आप आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी ये मेहनत जरा से भी आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी और आपको किस विषय की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वैसी वीडियो बना सकता हूं। तो स्टूडेंट तब तक के लिए जुड़े रहिए। इसी तरह आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी। आप हमें सोशल मीडिया पे न्यूज के लिए फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।